दोस्तों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, आज जो हम लेके आए हैं पूरी साहित्य का निचोड़ आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सब इसी वीडियो से आपके लिए कंप्लीट हो सकते हैं। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। जैसे हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, तो कहें भी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है साथियों? स्वयंभू। स्वयंभू की अगर हम रचना की बात करते हैं तो स्वयंभू की जो रचना है साथियों राम काव्य है। क्या नाम है? राम काव्य। इसका अगर हम बात करें संस्कृत में अनुवाद क्या है, तो ये है पौंचरऊ। क्या है? पौंचरऊ। ठीक है साथियों, अगर हम कहें कि भैया कहा पूछा जाए कि भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं साथियों। अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कहा जाए भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? ठीक है, तो अब यहां से एक पॉइंट और है कि भाई हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो कौन है? सराफा। इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो साथियों वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। और इनकी रचना जो है क्या है साथियों? प्रेम सागर। इंपोर्टेंट रचना है प्रेम सागर। अगर आपको इसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लल्लू लोगों को ही क्या होता है? प्रेम होता है। तो लल्लू लोगों को ही क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो लल्लू लाल मिश्र। ठीक है, यहां से कहा जाएगा हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है साथियों वो है पृथ्वीराज रासो। किसकी? ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, चंद्रवालिताई जी की है, जो भाई किसके? सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात है। भक्ति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है रामानुजनाचार्य को। किनको जाना जाता है? रामानुजनाचार्य को। तो साथियों इसमें जो इंपोर्टेंट तथ्य थे यहां से आगे देखें। राम भक्ति का काव्य सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस। और इनके जो रचयिता हैं वो कौन है? तुलसीदास। ठीक है, कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट बात करें, भक्ति काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल को अन्य नाम से जाना जाता है स्वर्ण युग। पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा युग है? स्वर्ण युग को जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से, भक्ति काल को। इस बात को कहने वाले कौन है, तो ग्रियर्सन है जी। इसके बात को कौन है? ग्रियर्सन। हिंदी में प्रथम जीवनी, क्या मेरे भाई? हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमल, जिसके रचनाकार हैं नाभादास। कौन है? नाभादास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पूछा जाता है कि भाई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास है। इसके कौन है? हरिऔध। कौन है? हरिऔध है। कहा जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रथम काव्य कृति है उसका नाम क्या है, तो साथियों उसका नाम है जूही की कली। अब कैसे याद रखेंगे, तो आपने एक नाम तो सुना होगा जूही चावला। क्या सुना होगा? जूही चावला। तो हम कहेंगे जूही चावला बड़ी निराली थी। क्या थी? बड़ी निराली थी, बड़ा निराला कर्तव्य करती थी। तो जूही की कली किससे हो जाएगी? जूही की कला जूही चावला से याद हो जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेणुका का उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेणुका का उपन्यास क्या है? मेला आंचल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करेंगे भाई? कोई भी अगर मेला आंचल वाला होता है तो वो रेड ले लेता है। ठीक है, कोई भी मेला आंचल वाला होता है तो क्या ले लेता है? रेड ले लेता है। वैसे ऐसे ही फॉर्मली याद कर सकते हैं। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखें। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम अध्यक्ष है पुरुषोत्तम दास टंडन। इंपोर्टेंट है दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है मेरे भाई, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी। कब दिया था? 1977 में दिया था दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई अष्टछाप कवि कौन हुए हैं। साथियों दो बहुत बड़े कवि थे, जैसे वल्लभाचार्य, इनके कुछ 4 शिष्य हैं, और विट्ठलनाथ जी के भी कितने शिष्य हैं? 4 हैं। तो इनको याद रखना है। अष्टछाप कवियों का एक समूह था। 8 कवियों को 2 सब विभागों में विभाजित किया था, जैसा इसमें लिखा है। 4 महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शिष्य तो एवं 4 उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के क्या थे? शिष्य थे। यहां से देखना है कि भाई वल्लभाचार्य के साथ कौन कौन थे, तो सूरदास थे, कुंभनदास थे, परमानंदास थे और कृष्णदास थे। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई अष्टछाप कवि कौन कौन है, तो कौन कौन है? सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास है। अगर हम कहें विट्ठलनाथ जी के तो हम कहेंगे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, याद रखना अष्टछाप कवि। चलिए
यहां से बात करें कि भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? साथियों, संवाद कौमुदी कब कब क्या प्रकाशित हुआ है? 1821 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो आपको पता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है संवाद कौमुदी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? उदत मार्डन। इसे प्रथम हिंदी पत्र या समाचार पत्र कह सकते हैं। उदत मार्डन कब हुआ? इसकी एक डेट बड़ी इंपोर्टेंट है, 1826 ईस्वी। कौन सा? 30 मई 1826। सबसे बड़ी बात है, कहां से प्रकाशित हुआ है दोस्तों? कहां से प्रकाशित हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता से। कहां से हुआ है? कोलकाता से। पूछा जाएगा कि भाई साहब कैसा था? साप्ताहिक था, दैनिक था या मासिक था? तो ये साप्ताहिक समाचारिक है। कैसा है? साप्ताहिक समाचार पत्र है। ठीक है, समाचार पत्र। ठीक है, तो ये कैसा है? साप्ताहिक समाचार पत्र है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि भाई हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी, तो साथियों किसके लिए मिला है? हिम तरंगिणी के लिए मिला है। किनको मिला है? माखन लाल चतुर्वेदी। याद कैसे कर सकते हैं? तो हम साथियों याद कर सकते हैं कि भाई माखन लाल चतुर्वेदी बड़े चतुर आदमी थे। इन्होंने किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए क्या ले लिया? अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लिया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनको किस रचना के लिए मिला है? तो इनको मिला है चिदंबरा रचना के लिए। ठीक है, पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार, तो वो है महादेवी वर्मा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कौन है? महादेवी वर्मा। इनकी रचना क्या है? यामा। क्या है दोस्तों? यामा। इनके लिए सन याद रखना है 1982 में। यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी जो स्थापना वर्ष है 1965 में है। ठीक है साथियों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और बात कर लेते हैं कि भाई यहां से ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में क्या क्या बातें याद रख सकते हैं। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च क्या है? पुरस्कार है। स्थापना वर्ष क्या है? 1965 है। राशि कितनी है? 11 लाख की है। प्रथम विजेता कौन है? जी शंकर क्रूप। इसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जी शंकर क्रूप। किस भाषा से थे? मलयालम। किससे थे? मलयालम से। प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। ये कहां से हैं? ये बंगला से बिलोंग करती है। अगर हिंदी के बारे में पूछा जाए तो कौन सी है? महादेवी वर्मा। पूछा जाएगा आखिरी विजेता साथियों, ये अमिताभ घोष थे 2018 के एस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार लगभग 10 लोगों को मिला था। हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ लोगों को लिया है। जैसे हम कहें भाई चिदंबरा है, चिदंबरा के लिए 1968 में किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। किसको मिला है? पंत जी को मिला है, सुमित्रा नंदन पंत। ये सारी चीजें आ जाएंगी आगे, सब याद हो जाएगा। उर्वशी के लिए 1972 में, उर्वशी के लिए 1972 में साथियों किसको मिला है? तो ये मिला है साथियों रामधारी सिंह दिनकर जी को। किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? 1978 में साथियों किसको मिला है? ये अज्ञे जी को मिला है। किसे मिला है? अज्ञे जी को। यामा के लिए किसको मिला है? 1982। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यामा के लिए जो मिला है महादेवी वर्मा जी को मिला है। तो इसमें हमें ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने थे। ठीक है, चलिए अगर बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की, तो कुछ सिद्धांत हैं। कुछ क्या है? सिद्धांत है। जैसे द्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत, विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत। तो ये हमें पता करना है। तो हम कहें द्वैत सिद्धांत का जो सिद्धांतकारी हैं वो कौन है? तो हम कहेंगे मध्वाचार्य। द्वैत सिद्धांत किसने दिया है? मध्वाचार्य ने। द्वैताद्वैत किसने किया है? भाई निम्बकाचार्य ने किया है। किसने किया है? निम्बकाचार्य ने। अगर कहें हम शुद्ध द्वैत सिद्धांत किसने दिया है? तो हम कहेंगे शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत दिया है वल्लभाचार्य ने। आपसे कहा जाएगा भाई विशिष्ट द्वैत सिद्धांत किसने दिया है? तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया है रामानुजाचार्य ने। एक तो ये वाला इंपोर्टेंट है साथियों, और एक ये वाला इंपोर्टेंट है। द्वैत सिद्धांत इंपोर्टेंट है माधवाचार्य, और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से इंपोर्टेंट है रामानुजाचार्य। मोस्टली आपको ये याद रखना है।
भाई द्वैत सिद्धांत किसके सिद्धांत, इसके सिद्धांतकार कौन है? माधवाचार्य। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि भाई कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो हम रचनाओं की एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप उसे देखिए। हमने उसमें हिंदी साहित्य के कालखंडों के बारे में बात की है, किस काल में कौन कौन कवि हुए हैं उनके बारे में बात की है। आज हम बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रचनाएं थी, जिनमें सभी को समाहित करके जहां से आपका प्रश्न बन सकता था वहां से ये सारी रचनाएं ली हैं। जैसे हम कब बात करें भाई जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, अब यहां से थोड़ा सा हम लॉजिकली लेंगे साथियों। कैसा है, हमें बस याद करने का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से याद करने वाले हैं साथियों। देखियो, हम कहेंगे जब भी हम किसी लोग को अपने यहां काम पर रखते हैं, मान लो कोई मुंशी है अपने यहां काम पे रखना है, तो हम क्या करते हैं साथियों, मुंशी लोगों से क्या लेंगे साथियों, मुंशी लोगों से हमने ली प्रतिज्ञा। क्या लेंगे साथियों? प्रतिज्ञा। जैसे ही प्रतिज्ञा ली, उनसे प्रतिज्ञा ली कि भैया क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तो साथियों एक और इनकी रचना है जिसका नाम है गबन। एक और उपन्यास है जिसका नाम क्या है? गबन। ठीक है, हमने क्या रखा? मुंशी जी को रखा, उनसे क्या ली? सेवा ली, प्रतिज्ञा ली। क्या करेंगे? सेवा करेंगे, सेवा सदन। क्या नहीं करेंगे? गबन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? गबन नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं? गोदान कर सकते हैं। गोदान कहां कर सकते हैं? भूमि पर, कर्म भूमि, रंग भूमि। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह पता होना चाहिए भाई कि मुंशी जी हैं, और मुंशी जी के पीछे क्या लगा है? प्रेम लगा है। तो प्रेम तो होना लाजमी है, प्रेमचंद है ना। तो मुंशी जी को क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? प्रेम हो गया। तो हम याद रखेंगे प्रेम से प्रेमा। ठीक है, किससे हुआ है? निर्मला जी से हुआ है। किससे हुआ है? निर्मला जी से। अब प्रेम हुआ है तो बात कहां तक पहुंची दोस्तों? तो बात पहुंची है साथियों मंगलसूत्र तक। जैसे ही बात मंगलसूत्र तक पहुंची तो बात आगे कहां तक पहुंची? तो अब मुंशी जी क्या बनने वाले हैं? वर बनने वाले हैं। तो वर से क्या याद रखेंगे? वरदान। लेकिन साथियों यहां मुंशी जी एक बात भूल गए कि ये कहां काम कर रहे थे। तो भाई ये काम कर रहे थे कि भाई जो निर्मला थी वो किस घर की बेटी थी? तो वो थी बड़े घर की बेटी। कैसे घर की बेटी? बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर की बेटी तो भैया कौन सी रात थी? पूस की रात थी। कौन सी रात थी? पूस की रात थी। जगह थी मानसरोवर। कौन सी थी? मानसरोवर। और मुंशी जी को क्या कर दिया? ईद का चांद कर दिया। क्या कर दिया? ईद का चांद। तो ईद का चांद से ईदगाह याद रखेंगे। ईद का चांद कर दिया तो क्या पहना दिया? कफन पहना दिया। तो बेचारे मुंशी जी का क्या हो गया? कायाकल्प कर दिया। क्या कर दिया? कायाकल्प। क्या कर दिया दोस्तों? कायाकल्प। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कायाकल्प किसकी रचना है? मुंशी जी की रचना है। ठीक है, तो कहेंगे कि भैया क्या हो गया? कफन पहना दिया, कायाकल्प कर दिया, मुंशी जी क्या हो गए? ईद के चांद हो गए। तो बात ये थी जो इनका मंगलसूत्र था, तो मंगलसूत्र कैसा रह गया दोस्तों? अधूरा। साथियों मंगलसूत्र कैसा रह गया? अधूरा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से मुंशी जी को आपने किसके लिए, मुंशी जी से क्या लिया आपने? प्रतिज्ञा ली। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या नहीं करेंगे? गबन नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं? गोदान कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? भूमि पर, कर्म भूमि, रंग भूमि। लेकिन मुंशी जी को क्या हो गया? प्रेम। प्रेम किससे हुआ है? निर्मला से। प्रेम हुआ है तो कहां पहुंची बात? मंगलसूत्र पर। मंगलसूत्र से आगे कहां पहुंची? अब वर बनेंगे, मतलब दुल्हा, तो वर से वरदान। मुंशी जी भूल गए कि वो कैसे घर की बेटी है? बड़े घर की बेटी है। कौन सी रात थी? पूस की रात थी। कौन सी रात थी? पूस की रात थी। क्या? मानसरोवर के किनारे। क्या कर दिया? ईद का चांद। क्या पहना दिया? कफन पहना दिया। तो इनकी काया क्या कर दी? कल्प कर दी। क्या कर दिया? काया कल्प कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो काया कल्प याद रखेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि जब ये खत्म हो गए तो इनका जो मंगलसूत्र था दोस्तों, इनका जो मंगलसूत्र था वो कैसा रह गया? अधूरा। तो ये हमें याद रखना है मुंशी जी के बारे में। तो पूछा जाता है कि मुंशी जी का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था? तो कौन सा उपन्यास है? मंगलसूत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जयशंकर जी। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम थोड़ा सा भोले शंकर से बात कर लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब भोले शंकर जी जो हैं, एक मैं छोटी सी रचना और लिख देता हूं जिसका नाम है उर्वशी। क्या है दोस्तों? उर्वशी जो रचना है यहां एक काव्य है। ये क्या है? काव्य। अगर आपसे कहा जाए कि नाट्य, तो नाट्य होगा रामधारी सिंह दिनकर जी का।
अगर कहा जाए कि उर्वशी काव्य तो होगा साथियों जयशंकर प्रसाद का। अगर प्रश्न में सिर्फ ये आता है कि भैया उर्वशी रचना किसकी है तो हम लगाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। अगर प्रश्न में आता है कि भैया उर्वशी काव्य किसका है तो हम लगाएंगे जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से बात करते हैं कि भाई जयशंकर प्रसाद जो है इनके अंदर क्या जागी? कामना। साथियों क्या जागी इनके अंदर? कामना। कामना किस प्रकार की जागी भैया? इनको क्या हो गया? प्रेम। प्रेम किससे हुआ है साथियों? उर्वशी से। किससे हुआ है? उर्वशी से। अब जयशंकर प्रसाद को किससे प्रेम हुआ है? उर्वशी से। प्रेम क्या हो गया? पथिक। प्रेम पथिक। अगर किसी का दोस्तों प्रेम पथिक हो जाता है, प्रेम टूट जाता है, तो साथियों उस प्रेम करने वाले से पूछो कि उसके दिल पे क्या बदलेगी, तो हम कहेंगे भैया उसके क्या निकले? फिर आंसू। आंसू से क्या हुए? झरना। और झरना से क्या हो गए? लहर। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा भैया जयशंकर प्रसाद, तो हमने शंकर जी को लिया है, मतलब भोलेनाथ को लिया है। अब प्रेम किसका टूटा है? भोलेनाथ का टूटा है। किसका टूटा है? भोलेनाथ का। अगर छोटे मोटे अट्टे पट्टे आदमी का प्रेम टूटता तो क्या होता? कुछ बात अलग थी, लेकिन ये तो भगवान भोलेनाथ का क्या टूटा है? प्रेम टूटा है। और भगवान भोलेनाथ किस में थे? प्रेम में। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? तांडव। तांडव मतलब आकाश में, आकाश में क्या होंगी? प्रतिध्वनियां होंगी। प्रतिध्वनियां मतलब तड़ाक भड़ाके होगी, तो हम कहेंगे आकाशदीप। प्रतिध्वनियां मतलब गरज, गरज होगी, तो गरज होगी तो प्रतिध्वनि। बहुत सारे बादल इकट्ठा होंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा? इंद्रजाल सा छा जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रजाल सा। तो जयशंकर प्रसाद के मन में क्या जागी? कामना जागी। कैसी कामना? उनको हो गया प्रेम। किससे? उर्वशी से। प्रेम क्या हो गया? पथिक, तो प्रेम पथिक। ठीक है दोस्तों, प्रेम टूटा तो क्या निकलेंगे? आंसू। आंसू से क्या बनेंगे? झरना। झरना से क्या बनेंगे? लहर। ठीक है, यहां से आगे कोई छोटे मोटे आदमी का प्रेम होता तो बात थी। किसका टूटा है? भोले शंकर का। तो क्या होगा? आकाश में प्रतिध्वनियां होंगी, इंद्रजाल छाएगा। ठीक है, इंद्रजाल क्या होगा? छाएगा। अब बात यहां से सुनो कि अब क्या था कि भाई जो हमारे भोले शंकर थे किसमें? प्रेम में क्या हो गए? प्रेम में गिर गए। प्रेम में क्या हो गए? गिर गए। इरे ये तो मर गए। थोड़ा सा वैसे याद करने के रेस्पेक्ट में बुरा नहीं मानने की वाली बात है। इरे ये तो मर गए। इरावती कौन सा उपन्यास है? इरावती। जब मर जाता है कोई आदमी तो क्या रह जाएगा? अधूरा। तो पूछा जाता है कि भाई जयशंकर प्रसाद का, जो जयशंकर प्रसाद है उनका कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो इरावती। जब आदमी मर जाता है तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? कंकाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंकाल। कंकाल से क्या बन जाएगा? तितली। ठीक है, अब आदमी मर गया तो अगर कोई महापुरुष बनता है तो उसके बनते हैं नाटक, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी को दोस्तों याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। तो मैं यहां से इंपोर्टेंट वाले लिख देता हूं, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये और एक कामायनी याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी की आपको ये रचनाएं क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ और रचनाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। साथियों बड़े अतीत की बात थी, देवी जो लोग थी पहले उड़ा करती थी। ठीक है, और आजकल देवियां जो हैं, परियां जो हैं, आजकल तो परियां कुछ ऐसे चल रही हैं। तो भाई आज के उसको देखते हुए महादेवी वर्मा जी ने अतीत में क्या किसका खोज कर दिया? यामा का। कौन सी बाइक का खोज किया है? यामा बाइक का खोज किया है। और अतीत में यामा बाइक आ गई तो भाई बड़ी हलचल हुई कि आखिर देवी जी ने ये क्या बना दिया। तो इसके लिए देवी जी को क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ। क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब दिया गया है दोस्तों? 1982 में। कब दिया गया है? 1982। वेरी इंपोर्टेंट रचना है। किसकी है? देवी जी की है। कब? अतीत के चलचित्र में क्या बना दी? बाइक, यामा बाइक बना दी। अब यामा बाइक बनी है तो देवलोक में क्या हुआ है? हलचल हुई है। तो देवलोक में क्या होंगे? दीप जलेंगे तो दीप शिखा, गाने गाए जाएंगे तो सामदे गीत होंगे। अब किसी आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। क्या बढ़ी है? प्रतिष्ठा। उसके लिए नई नई कहानियां होंगी, नई नई कविताएं होंगी, तो हम कहेंगे भैया आधुनिक का कवि कहा गया। इनकी नई नई कहानियां बनी गई, लोग इनको निहारने लगे। किसको? देवी जी को। भाई देवी जी ने ऐसा क्या कर दिया? तो लोग क्या कर रहे हैं? इनको निहार रहे हैं, जैसे नीरज टाइप के लोग। ठीक है, अब किसी आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसके दोस्त बन जाते हैं, घर वाले ज्यादा इकट्ठा होते हैं। तो यहां से देखो इनका क्या हुआ? इनका परिवार था बड़ा खुश था, इनके दोस्त बने, पथ के साथी बनने लगे। ठीक है,
तो इनकी रश्मि चारों तरफ बिखरने लगी। ठीक है, रश्मि का मतलब है किरण, तो इनकी रश्मि क्या करने लगी, चारों तरफ फैलने लगी। तो इस प्रकार से हम देवी जी से क्या करेंगे, चीजों को रिलेट करेंगे। भाई अतीत में उन्होंने क्या कर दिया, यामा बाइक की खोज कर दी। पहले तो परियां उड़ा करती थी, अब परियां किस पे दौड़ रही हैं, सिकूटी पे। तो इन्हें किसकी करी है, यामा की। और इसके लिए देवलोक में क्या मिला इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भैया फिर क्या जले देवलोक में, दीप जलेंगे। फिर क्या होगे, गाने गाए जाएंगे। जब किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो साथियों उसकी नया आधुनिक कवि की कुछ वो दी गई उपाधि, नई कहानी लिखी गई, अपनी कहानी। इनको निहारते रहे लोग, ऐसे लोग नीरज टाइप के लोग। ठीक है, जब किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसके परिवार भी साथ होता है, और उसके हर पद पे कौन बनता है, फिर साथी बनता है। आप अपनी नौकरी लगाइए, आप देखिए आपके कितने दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, आपको सभी रिश्तेदार क्या करेंगे, सभी रिश्तेदार फोन करके पूछेंगे फिर कैसा हुआ। तो साथ ही यही होता है नौकरी लगने का वो। तो यही है कि जब किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी नौकरी लग जाए या आपके दोस्त की नौकरी लग जाए और आपकी नौकरी नहीं लगती है, तो सब लोग दोस्त को हाथ मिलाते हैं, तो उससे दोस्ती आपसे कमी हो जाती है। तो वही बात है, तो प्रतिष्ठा जिसकी बढ़ती है उसकी ही क्या बनती है, वाह वाह होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। अब इसमें तो वैसे ही क्या लिखा है, रामधारी। तो हम भी कह देते हैं भाई राम जी को किससे प्रेम हुआ, उर्वशी से। प्रेम किससे हुआ, उर्वशी से। राम जी का प्रेम है, कोई हल्के पल के आदमी का नहीं है। तो इसके लिए क्या मिलेगा, बड़े उसकी बात है, भाग्य की बात है। तो इसके लिए क्या मिलेगा इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखना, बस सिर्फ याद करने का लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है। राम जी को किससे प्रेम हुआ है, उर्वशी से। ठीक है, अब प्रेम हुआ है तो कौन से वाले, तो रश्मि रथ में क्या कर लिया गया, उठा लिया गया। ठीक है, अब इनकी प्रेमिका को उठाया गया है, इनकी प्रेमिका को उठाया गया है। तो कोई हल्की बल्की बात है, द्वंद्व युद्ध होगा कि नहीं। अरे आपकी को छेड़ दे तो 10 लोगों को लेकर पहुंच जाओ तुम तो कूटने, हाँ है ना। तो इनका तो क्या है, द्वंद्व युद्ध होगा कि नहीं। तो द्वंद्व युद्ध से क्या रखेंगे, द्वंद्व गीत। और कहां होगा, कुरुक्षेत्र में होगा, होगा कि नहीं। अब यहां से जब, अब किसके ऊपर युद्ध चल रहा है, उर्वशी के ऊपर। अब उर्वशी के ऊपर युद्ध चल रहा है तो किसी की तो रेड होगी, अरे होगी कि ना। तो यहां से क्या याद रखेंगे, रेणुका। रेणुका भी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। अब रेड होगी तो अब यहां जो हमारे राम जी हैं वो क्या चलाएंगे, अपना चक्र चलाएंगे। क्या चलाएंगे, चक्र। चक्र से चक्रवाल। ठीक है, अब क्या होगा, अब राम नहीं रह जाएंगे, अब बन जाएंगे परशुराम। क्या बन जाएंगे, परशुराम। तो हम परशुराम से क्या याद रखेंगे, परशुराम के प्रतीक्षा। क्या रख देंगे, परशुराम के प्रतीक्षा। जब इन्होंने फरसा चलाया तो चारों तरफ क्या रही, हाहाकार रही दोस्तों। क्या रही, हाहाकार मची। तो हाहाकार भी किनकी रचनाएं, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। अब हाहाकार रही तो इनका मन हो गया विचलित, इनके ऊपर बनी रामायण। और रामायण बनी तो हम कहेंगे संस्कृत के 4 अध्याय। क्या याद रखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय के रूप में इकट्ठा की गई। ठीक है, अब फिर कहते हैं लोग हारे का सहारा हरि नाम। तो हम कहेंगे हारे को हरि नाम कहते हैं। हारे को क्या कहते हैं, हरि नाम। सबका बापू राम, है ना, याद रखेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ रिलेट करने के लिए बताया गया, कोई दिल पे ना ले। तो इस तरीके से हम इनको रिलेट कर सकते हैं, थोड़े मैजिकल टाइप में, थोड़े मजाकिया टाइप में। तो आगे याद करते हैं कुछ, जैसे सुमित्रा नंदन पंत रहे। अब सुमित्रा नंदन पंत में हम क्या याद रखेंगे साथियों, यहां आ रहा है रश्मि बंधु। क्या आ रहा है, रश्मि बंधु। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, मित्र जो हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो कहते हैं कि भैया बंधु तो कैसा भी हो। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं, मित्र से याद रखेंगे, उसमें क्या आ रहा है, सुमित्रा नंदन पे मित्र आ रहा है। मित्र तो कैसा भी हो, काला हो या बूढ़ा, मित्र तो मित्र होता है ना। मित्र क्या होता है, मित्र तो मित्र है, काला हो या बूढ़ा, और या हो चितकबरा, या कैसा हो, चितकबरा। तो मित्र तो मित्र है। तो हम कहेंगे भैया ये जो चिदंबरा है, चितकबरा से क्या याद रखेंगे, चिदंबरा। तो इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इनकी जो काला और बूढ़ा चांद है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी। ठीक है दोस्तों, साहित्य अकादमी किसके मिले हुआ है, काला और बूढ़ा चांद के लिए।
ठीक है। अब इनके मित्र कैसे थे? गुंजन थी, पल्लव थे। कैसे, कब से? युग युगांतर से चले आ रहे थे इनके मित्र, युगांतर युगपत चले आ रहे थे युग युगांतर से। तो ऐसे याद रखेंगे, पल्लव है, गुंजन है, ये क्या थे? इनके मित्र थे। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम अयोध्या सिंह हरिऔध, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है साथी, क्योंकि आजकल तो अयोध्या में बड़ा बोलबाला है। श्री राम जी के मंदिर का क्या है? उद्घाटन है। तो आप सभी को भी चलना है वहां पर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, है ना। चलिए बात करते हैं, यहां पे क्या है? अयोध्या नाम आ रहा है। तो अयोध्या के कौन? अयोध्या के सबसे प्रिय आदमी कौन है? हरि। हरि से याद रखेंगे कौन है? हरि मतलब भगवान, रिलेट करना है सिर्फ। ठीक है, तो हरि क्या थे? सबके प्रिय थे। सबके क्या थे? प्रिय थे। अब प्रिय थे तो उनके साथ क्या गड़बड़ हो गई? उनको कहां जाना पड़ा? वनवास जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? वनवास। तो हम कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रिय प्रवास तो हर हालत में याद रखनी है कि जो हरि हैं सबके क्या है? प्रिय हैं। ठीक है, ये दो ही याद रखनी है दोस्तों, बाकी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेम प्रपंच रख सकते हैं थोड़ा बहुत। किसको याद रख सकते हैं? प्रेम प्रपंच। चलिए, सभी लोग क्या करते थे? इनसे प्रेम करते। ठीक है, चलो जी। सुमित्रा नंदन पंत हम पहले बता चुके हैं। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, मैथिली शरण जो गुप्त हैं साथियों, सबको मैंने रिलेट करके ही थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान कराने के लिए किया है। मैथिली शरण गुप्त जो है, मैथिली शरण गुप्त को भारत का पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी है? भारत का पृथ्वी पुत्र। तो हम कहेंगे भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। गुप्त प्रवृत्ति के आदमी थे, अचानक से इनको क्या बना दिया? भारत का पृथ्वी पुत्र, है ना। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब किसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो लोग उसकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित। तो ये भारत के क्या बना दिए? पृथ्वी पुत्र। कहां पे बनाए हैं? पंचवटी में। अब इनको भारत का पृथ्वी पुत्र बनाया है कहां? पंचवटी में। तो अब को इनको क्या मिलने लगे? संकेत मिलने लगे। संकेत से क्या याद रखेंगे? साकेत। संकेत से क्या याद रखेंगे? साकेत। मैथिली शरण गुप्त जी को भारत का पृथ्वी पुत्र बनाया, कहां का? पंचवटी का। याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त। अब जैसे ही बनाया तो अब इन्हें मिलने लगेंगे संकेत। संकेत से क्या रखेंगे? साकेत। अब संकेत किससे मिल रहे हैं? तुम तो करोगे नहीं, कौन कर रहे हैं? यशोधरा जी कर रही हैं। कौन कर रहे हैं? यशोधरा। अब इनका रंग बनने ही लगा था, इनका जो रंग है चढ़ने ही लगा था, लेकिन रंग में क्या हो गया? भंग हो गया। रंग में क्या हो गया? भंग। किसने किया है? जयद्रथ ने किया है। किसने किया है? जयद्रथ ने। क्या कर दिया? वध कर दिया। ठीक है, तो इससे हम रिलेट करेंगे कैसे? मैथिली शरण गुप्त जो हैं, गुप्त प्रवृत्ति के आदमी हैं, भारत का क्या बना दिया? इनको पृथ्वी पुत्र बना दिया। क्या बनाया दोस्तों? पृथ्वी पुत्र। भारत का पृथ्वी पुत्र कहां बनाया? पंचवटी पे। कहां बनाया है? पंचवटी पे। तो पंचवटी पे पृथ्वी पुत्र बनाया है। तो जब किसी आदमी की प्रशंसा बढ़ती है तो कन्याएं या लोग उनकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित। तो इनको भी क्या मिलने लगे? संकेत से साकेत याद रखें। किसने किया है? यशोधरा ने। किसने किया है? यशोधरा ने। तो साथियों, जैसे ही इनका रंग सजा था उसमें क्या हो गई? भंग हो गया। रंग क्या हो गया इनका? भंग। कैसे? जयद्रथ ने कर दिया वध। तो जयद्रथ वध किसकी है? तो साथियों, जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। पूछा जाएगा यशोधरा इंपोर्टेंट है साथियों। कौन सी? यशोधरा भारत भारती किन की है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, नीचे आते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश को तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो। मोहन राकेश दोनों अलग प्रवृत्ति के आदमी है। ये क्या कहते हैं? मोहन राकेश की जो अच्छी रचनाएं हैं उनकी बात करें। अंधेरे बंद कमरे में, क्या दोस्तों? अंधेरे बंद कमरे में कई एक अकेले, घने दिन तक अकेले। मोहन राकेश क्या है? अंधेरे बंद कमरे में कई एक अकेले। आषाढ़ का एक दिन था। अब आषाढ़ के दिनों में ये बंद अंधेरे कमरे में रहने थे, तो इनका क्या था? नए आने वाला कल। इनके लिए कमरे में कोई आने वाला कल ही नहीं बचा। ठीक है, तो यहां से क्या रखना है? मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे में कई एक अकेले, और आषाढ़ का वो दिन था, नए आने वाला कल। तो अब ये क्या करने लगे? वहां उसमें कांपने लगे। क्या करने लगे? कांपने लगे। तो कांपता हुआ दरिया। ठीक है, तो मोहन राकेश जी को याद कर सकते हैं। अंधेरे बंद कमरे में कई एक अकेले, आषाढ़ का वो दिन, ने आने वाला कल। तो इनको क्या होने लगा? इनको कांपता हुआ दरिया, ये कांपने लगे। ठीक है,
चलिए जी, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे इंपोर्टेंट आदमी है। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, इनकी सबसे महत्वपूर्ण, बड़े अनजान आदमी हैं, बड़े अज्ञानी टाइप के लोग हैं। तो ये कहते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के इस पार या उस द्वार, है ना, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के इस पार या उस द्वार। तो याद रखेंगे कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो अज्ञानंद अज्ञे जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना यह है जिसके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला है, साहित्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो कि भाई किसके लिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें पुरस्कार। दूसरा, आंगन के पार द्वार भी किसकी रचना है, सच्चिदानंद सिन्हा की। और खास बात है कि भाई आंगन में क्या थी, हरी घास थी। कैसी थी, हरी घास। अनजान आदमी है, अज्ञे हैं, अज्ञानी हैं, तो इनकी रचना अज्ञे से ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जूही की कली, जूही चावला कैसी थी, जूही की कली, तो बड़ी निराली थी। क्या गाया करती थी, गीत गाया करती थी। किसके साथ, कुकुरमुत्ता के साथ। किसके साथ, कुकुरमुत्ता के साथ। जूही की कली, जूही चावला से। कैसी थी, एक निराला ढंग था उनका। तो निराला ढंग से याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है जूही की कली है दोस्तों। और याद रख सकते हैं चतुरी चमार। आपसे सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो सकती है तुलसीदास किसकी रचना है, तो ये भी किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कुछ ये है, अनामिका है, परिमल है, उपन्यास कह सकते हैं, अलका है, आराधना है, अर्चना है, लिली है। ये खास नहीं है, आपको याद रखना तुलसी और जूही की कली। ठीक है, इन दो को याद कर लीजिएगा, इसमें से ही शायद आपका 80% फंस जाना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए। धर्मवीर भारती, धर्मवीर जो भारती हैं ये बड़े अच्छे प्रवृत्ति के हैं, लोगों को कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं। ये चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। चीजों को कैसा करके बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे कह रहे हैं, देखो, गुनाहों के देवता कौन है, सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता कौन है, सूरज का 7वां घोड़ा। फिर कह रहे हैं कि भैया ठेले पर क्या ले आए, हिमालय उठा लाए। फिर कहा है कि भैया अंधो युग, कौसो युग, अंधो युग। फिर कह रहे हैं मर्दों का गांव, वैसे ये मुर्दों का गांव है। किसका है, मुर्दों का गांव। अब भैया मुर्दों को गांव होगो तो गली कैसी है जाएगी, बंद। तुम चले जाओगे कवा में, नहीं जा सकते। तो ये कह रहे हैं भैया गुनाहों के देवता कौन है, सूरज का 7वां घोड़ा। फिर कह रहे हैं भैया ठेले पे क्या ले आओ, हिमालय ले आओ। बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर कह रहे हैं अंधा युग, हमने तो ना देखो, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, ठंडा लोहा। ठीक है, फिर कह रहे हैं मुर्दों को गांव, हमने भी ना देखो। अब मुर्दन को गांव होगो तो हम पे तो जाओ ना जा, कौन रहेंगे, भूत ही भूत रहेंगे, है ना। तो मुर्दों के गांव में कैसी गली हो जाएगी, बंद गली हो जाएगी। चलिए जी, हरिवंश राय बच्चन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इनकी मधुशाला और मधुबाला ये दो यादें रखना। एक याद रखनी है आपको, दो चट्टानें। क्यों याद रखनी है भाई, दो चट्टानों के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। दो चट्टानें किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो ये किस लिए याद रखनी है, क्योंकि इस दो चट्टानों के लिए इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी। मधुशाला मधुबाला दोनों ही इनकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है साथियों, भारतेंदु जी हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी का पिता या आधुनिक युग के पिता भी कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं साथियों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इन्होंने आधुनिक भारत को सजाया है। तो हम कहेंगे भाई इनको भारत की दुर्दशा देखी कि भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए ये पूर्ण प्रकाश में, अंधेर में और चंद्र प्रभा में नगर नगर डोलते हैं। अंधेर नगरी, क्या दोस्तों, अंधेर नगरी। और भाई साथियों ये क्या कर देते हैं, प्रेम फुलवाड़ी, तो प्रेम जगा देते हैं पूरे भारत में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की दुर्दशा देखते हैं और उसमें प्रेम बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रकाश में अंधेर नगरी डोल डोल कर चंद्र प्रभा में घूम घूम कर क्या जगा देते हैं, प्रेम जगा देते हैं, प्रेम फुलवाड़ी। रत्नावली को याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट कौन सी है, भारत दुर्दशा, प्रेम फुलवाड़ी।
ठीक है, अंधेर नगरी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। किसकी है? माटी की मूर्त। इंपोर्टेंट रचना है कि भाई माटी की मूर्त किससे है? माटी में क्या लगाया जाता है? वृक्ष लगाया जाता है। तो याद रखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कौन सी है? माटी की मूर्त। ठीक है दोस्तों, चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है अशोक के फूल, और कब आ गए? बसंत आ गया जब। तो क्या है? हजार अशोक के फूल बसंत में आए। याद क्या रखेंगे? हजार अशोक के फूल कब आए? बसंत में आए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या हो जाएंगी? अशोक के फूल कब आए? बसंत में आए। तो बसंत आ गया, और क्या है? अशोक के फूल। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नरपति नाला पूछा जाएगा कि भैया बीसल देव रासो। ठीक है, पति ने, किसने? पति ने बीसल देव बजा के क्या कर दियो? रासो कर दियो। नरपति, पति ने बीसल देव बजा के क्या कर दियो? रासो कर दियो। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई पति ने, नर क्या है? आदमी, और पति, नरपति ने क्या कर दिया? बीसल देव बजाए, तुंतुड़ी सी बजाई, और क्या कर दिया? रासो कर दियो। ठीक है, तो याद रह जाएगा कि नरपति ने क्या कर दिया है? रासो कर दियो, क्या बजा के? बीसल देव। ठीक है, दूसरा है हरिशंकर परसाई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। भाई आदमी जब ठंड लगे तो सीधो काय पे जाके पसरे? आग पे, आंच पे जाके बैठे हो के ना? अरे अलाव जो कह दे मेरे भाई, है ना? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जब आदमी ठंड लगे तो काय पे पसर गो? आग पे पसर गो, मतलब आंच पे जा बैठो। तो हम कहेंगे हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो साथियों, ये हमारी क्या थी? जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, आज हमने उनकी बातें की है। कल इसका एक टेस्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें।